हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेगमेंट में हमने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक चूज़ करा है, दैट इज़ रेप। तो मेरे को डिफ़ाइन करने की या बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सब लोग इस चीज़ से जानते हैं, सब लोग इस चीज़ को काफ़ी चर्चा में है। और बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हर साल बढ़ते टाइम के साथ हमारे देश में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 साल में, जबकि 2012 के निर्भया गैंग रेप केस के बाद इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, इतनी जागरूकता फैली, उसके बाद भी पिछले 7 साल से लगातार हमारे जो देश में पर ईयर के रेप केसेस हैं वो 30 से 35 हज़ार के बीच होते हैं, यानी कि मिनिमम 30 या 35,000 के बीच रेप केस हर साल रिपोर्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि रेप क्या होता है, एग्जैक्टली रेप कब होता है। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी कि राइट क्या होता है वुमेन के पास, जब उसका किसी भी अगर वुमेन को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो फिर वुमेन के क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेप क्या होता है। सेक्शन 375 आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 375 डिफाइन करता है कि रेप तब होता है जब एक आदमी अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर अपने बॉडी का कोई भी पार्ट, आइदर फिंगर्स, वुमेन के आइदर एनस में, यूरेथ्रा में, वेजाइना में या फिर माउथ में ज़बरदस्ती इंसर्ट करता है, या फिर कोई भी ऐसा पेनिट्रेशन कॉज करता है, या फिर अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट इन चारों वुमेन के बॉडी पार्ट्स में ऐसे मैनिपुलेट करके इंसर्ट करता है कुछ सरकमस्टांसेस में। अब ये जो इंसर्शन होता है या फिर ये जो पेनिट्रेशन होता है बाय अ मैन, जो कि आइदर इट कैन बी पेनिस और द फिंगर्स, वो कुछ सिचुएशंस को हम लेते हैं जब इन सिचुएशंस में ऐसा करा जाए, क्योंकि वैसे तो ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ऐसा इंसर्शन कॉज किया जाए तो फिर वो रेप में आता है। ये 7 सिचुएशंस हैं जो सेक्शन 375 आईपीसी का बताता है। हम इन 7 सिचुएशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है जब भी एक आदमी एक औरत के साथ ऐसा कोई भी पेनिट्रेशन या इंसर्शन करता है अगेंस्ट हर विल, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ। अगर औरत की मर्जी नहीं है और उसके साथ ज़बरदस्ती करके ऐसा किया जाता है तो सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग ये रेप का ऑफेंस है। सेकंड सिचुएशन होती है विदाउट हर कंसेंट, बिना औरत की सहमति के। बिना औरत की सहमति के किया गया कोई भी ऐसा इंसर्शन या कोई भी ऐसा किया गया काम रेप का ऑफेंस होता है। थर्ड सिचुएशन होती है औरत की मर्जी के साथ, लेकिन जो उसकी मर्जी है, जो उसकी कंसेंट है, वो कैसे ऑब्टेन करी गई है, वो उसकी खुशी से ऑब्टेन नहीं करी, वो या तो उस औरत को या फिर जिस आदमी के साथ वो इंटरेस्टेड है या रिलेशनशिप में है, उस आदमी को ऐसे भय में डालने के बाद या फिर ऐसे फेयर में डालने के बाद कि अगर उस औरत ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी सहमति नहीं दी तो फिर उस आदमी को या फिर उस औरत को मार दिया जाएगा या फिर बहुत ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जाएगी। अगर ऐसे डर में डालने के बाद औरत की सहमति ली जाती है तो भी ये रेप का ऑफेंस होता है। चौथा, ऐसी सिचुएशन कि औरत ने सहमति तो दे दी, लेकिन कब दी कि आदमी ने उसे मैनिपुलेट कर दिया और इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया कि औरत को ये लग रहा है कि जिसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है वो या तो उसका हस्बैंड है या फिर कोई ऐसा आदमी है जिससे वो लॉफुली वेडेड है। अगर ऐसी सिचुएशन में, जैसे कुछ एक बार एक केस हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया था, एक आदमी ने एक औरत को अंधेरे में, अपने फ्रेंड की वाइफ को अंधेरे में कुछ उसे ऐसे फिजिकल कांटेक्ट उससे किया और उस औरत को नींद में ऐसा लग रहा था अंधेरे में कि वो उसका हस्बैंड है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आदमी फ़ायदा उठाता है ऐसी किसी सिचुएशन का तो फिर वो सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग रेप का चार्ज होगा। उसके बाद हम समझते हैं ऐसी सिचुएशन, फिफ्थ सिचुएशन क्या है, जब जो औरत है उसकी जो कंसेंट ली गई है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो या तो उसे नशा करा के ली गई है, इंटॉक्सिकेट करके ली गई है, या फिर ऐसा कुछ उस औरत को केमिकल सब्सटेंस देने के बाद ली गई है कि उस लेडी को ये लगता है कि जो वो कर रही है उसका कॉन्सिक्वेंस उसे समझ नहीं आता।
बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर एक आदमी दूसरी औरत को ज़बरदस्ती नशा कराता है या फिर उसे बिना बताए, उसे माना कोई कह देता है ये पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक है और उसके अंदर ड्रिंक होती है या कोई भी ऐसा केमिकल ड्रग या सब्सटेंस होता है जिससे उसे लगता है कि मेरे को मतलब उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंस उसे नहीं पता होता क्या उस नशे का होने वाला है या क्या उस एक्ट का होने वाला है, ऐसे नशा करा के सिचुएशन में ली गई कंसेंट के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। सिक्स्थ और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाहे औरत कंसेंट दे दे या ना दे दे, लेकिन अगर उसकी एज 16 या 16 से कम है तो फिर ये रेप होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली, क्योंकि कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें टीनेजर्स के रेप केसेस आते हैं कि लड़की 14-15 की है और वो कंसेंट दे देती है अपने से किसी बड़े लड़के के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। हमारा लॉ इस चीज़ को रेप मानता है। अगर लड़की की उम्र 16 या 16 से कम है तो उसके बाद वो अपनी चाहे मर्ज़ी दे या ना दे, अगर वो मर्ज़ी भी देती है, अपनी कंसेंट देती है और उसके बाद भी सेक्स किया जाता है तो भी वो रेप की कैटेगरी में आता है। लास्ट पॉइंट है कोई ऐसी सिचुएशन जब वो अपनी कंसेंट देने की स्थिति में ना हो, जैसे कि चाहे वो नींद में हो, तबीयत ख़राब हो, नशे में हो, ऐसे में अगर उसे मैनिपुलेट करके या उसे उसका दिमाग बहला फुसला के अगर कोई आदमी कंसेंट ले लेता है और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। तो हमने ये समझा था कि एग्जैक्टली सेक्शन 375 किन किन केसेस में रेप को डिफाइन करता है। अब रेप के ऑफेंस के बाद हमारे देश में अक्सर हल्ला मचा रहता है कि आप रेप के लिए फांसी की सज़ा लाइए, फांसी की सज़ा लाइए। मैं आपको बता दूं, काफ़ी कम लोगों को पता है, हमारे देश में 2013 के बाद फांसी की सज़ा आ चुकी है। जब 2012 का निर्भया केस हुआ था तो 2016 में एक कमेटी बनी थी जिसका पर्पज़ ये था कि जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, चाहे वो एसिड अटैक हो या फिर रेप हो, उनमें कुछ प्रोविजंस लाना, कुछ उन्हें और ज़्यादा सख्त करना। तो हमारे यहाँ 2 बार रेप के लिए फांसी की सज़ा आई है। कैसे समझ लेते हैं। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया जिसमें सेक्शन 376 ए और सेक्शन 376 ई के लिए फांसी की सज़ा आई। सेक्शन 376 ए क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन जब रेप किया जाए, रेप के बाद या तो जान से मार दिया जाए या फिर रेप करने के बाद औरत को एक ऐसी वेजिटेटिव स्टेट या फिर किसी ऐसी स्टेट में पहुंचा दिया जाए जो उसके लिए परमानेंटली उसकी लाइफ को हर्ट करे या फिर डिसेबिलिटी करे उसकी लाइफ में। जैसे कि एक केस हुआ था, एक आदमी ने एक औरत का रेप करा, उसके बाद और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड कर दिया, तो उसके साथ रेप भी हुआ और उसके बाद वो औरत कभी खड़ी नहीं हो पाई और उसे हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आना पड़ा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बताता है सेक्शन 376 ए जहाँ पर रेप भी किया जाए या तो उसके बाद जान से मार दिया जाए या फिर औरत को किसी ऐसी स्टेट में पहुँचा दिया जाए जो परमानेंटली उसे डिसेबल करे, ऐसे केसेस में रेप के लिए फांसी की सज़ा आ चुकी है। और सेक्शन 376 ई क्या बताता है, वो लोग, वो रिपीटेड ऑफेंडर्स जो पहले रेप के लिए पकड़े गए, उसके बाद उन पे रेप चार्जेस लगे, उन्होंने सज़ा काटी, सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर आए तो फिर वो फिर से रेप केस में पकड़े गए। यानी कोई ऐसा इंसान जो एक बार ऑलरेडी रेप के लिए पकड़ा जा चुका है और दूसरी बार फिर से कभी रेप के लिए पकड़ा जाता है, यानी वो रिपीटेड ऑफेंडर है रेप का, ऐसे आदमी को भी दूसरी बार जब वो पकड़ा जाएगा फांसी की सज़ा मिलेगी। इसके बाद कुछ ऐसे केसेस आए पिछले सालों में जहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवानियत फैल गई हमारे देश में कि 8 साल, 6 साल, 4 साल तक की छोटी बच्चों के साथ भी रेप हुआ। इसलिए 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया जिसने 12 साल या 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करने वाला जो अपराधी है उसके लिए भी फांसी की सज़ा दे दी गई है। अब हम समझते हैं राइट टू किल अ रेपिस्ट, वो राइट्स जो एक लड़की या एक औरत के पास हैं ड्यूरिंग रेप। वैसे तो किसी को जान से मारना को कहते हैं कि आप कानून में को हाथ में नहीं ले सकते, गलत है। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो सेगमेंट में बताया था जहाँ पे मैंने राइट टू सेल्फ डिफेंस समझाया था, हमारा आईपीसी का सेक्शन 100 भारतीय दंड संहिता का धारा 100 बताता है कुछ ऐसे सिचुएशंस
जहाँ पे अगर एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी बचाने के लिए जान से मार दे, वो मर्डर नहीं होगा। तो हमारा जो कानून है वो महिलाओं को ये अधिकार देता है कि ड्यूरिंग रेप, या अगर किसी महिला को भगवान न करे ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पे उस पर या तो रेप अटेम्प्ट होने वाला है या फिर रेप हो रहा है, उस दौरान अगर एक महिला उस आदमी को जान से मार दे तो फिर ये मर्डर नहीं होगा, ये सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आईपीसी का सेक्शन 100 ये बताता है कि एक महिला चाहे अपनी बॉडी को बचाने के लिए या किसी और महिला के साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो कोई और बंदा भी उस अपराधी को जान से मार दे तो ये उसके पास राइट है कि उस पर मर्डर चार्ज नहीं लगेगा। अब ये एक बात समझ लेते हैं, ये अच्छा क्यों माना गया। देखिए, वैसे तो फांसी की सज़ा आ चुकी है, पर हमारे देश के बारे में सबको पता है, इतना लंबा लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल ट्रायल इतना लंबा चलता है कि फांसी आने तक तो ऑलरेडी कितने साल बीत जाते हैं। निर्भया केस में देख लीजिए, पूरे देश को पता था कि उन 4 लोगों ने क्या करा, लेकिन फांसी आने तक 8 से 9 साल निकल गए। क्यों? क्योंकि पहले मामला सेशंस कोर्ट में जाएगा, फिर सेशंस कोर्ट डेथ सेंटेंस सुना देगा, जब सेशंस कोर्ट डेथ सेंटेंस सुनाएगा तो वो कन्फर्म होने के लिए हाई कोर्ट जाएगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है वो कन्फर्म कर देना चाहिए तो वो वापस सेशंस कोर्ट को बोल देगा कि आप डेथ सेंटेंस सुना दीजिए। उसके बाद जो अपराधी होगा वो हाई कोर्ट में अपील डाल देगा, हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई चलेगी। हाई कोर्ट अगर उस अपील को मान लेता है तो ठीक है, अगर उसे खारिज कर देता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अपील। अगर वहाँ से भी खारिज होती है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जाएगी। अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी, और अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो आखिर में राष्ट्रपति के पास पार्डन के लिए पिटीशन जाएगी। तो आपने देखा कि ऑलरेडी इतना लंबा होता है कि अगर एक सुनवाई में 1 साल निकलता है तो लगभग 10-12 साल निकल जाते हैं सुनवाई में, इतने में फांसी होती है। इसलिए उसके बजाय महिलाओं के पास ये अधिकार है कि जिन्होंने उसका, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसका रेप हो रहा है, या फिर अगर आपके सामने कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन या दुर्घटना हो रही होती है तो जो अपराधी है उसे आप जान से मार दीजिए या वो महिला मार दे तो वो मर्डर चार्ज नहीं है और वो लीगली वैलिड है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि सेक्शन 375 क्या डिफाइन करता है, किन सिचुएशंस में कैसे रेप होता है। उसके अलावा हमने राइट समझा। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक बात जो रह गई है, मैरिटल रेप। देखिए, वैसे तो मैरिटल रेप को इतना ज़्यादा नहीं माना गया है, ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बिना पत्नी की मर्जी के ज़बरदस्ती पति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, हालांकि उसे अभी मैरिटल रेप नहीं माना गया है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि अगर एक आदमी की जो वाइफ है वो 15 साल या 15 साल से कम की है, अगर तब जाकर वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़बरदस्ती करता है तो फिर वो रेप की कैटेगरी में आएगा। यानी कि अगर किसी, वैसे तो 18 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती, पर फिर भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि शादी हो जाती है तो 15 या 15 साल से कम उम्र की जो लड़की है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत ब्रीफली कोशिश करी कि आपको रेप और उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉ समझा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है और आपने कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पे क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के नाम से मेरा पेज है, उसे फॉलो कीजिए। इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक या केस क्रिमिनल लॉ का है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो रेडी करूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर मेरे को DM कीजिए और मैं उस वीडियो को रेडी करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।